Hello and welcome to this amazing platform of Prime Testing Service and you are watching explanation of physics quick revision test series। अच्छा ये बहुत बहुत आप सभी लोगों का शुक्रिया कि आपने फिज़िक्स में इतने हमसे सवालात नहीं किए कि आउट ऑफ हैं, इररिलेवेंट हैं, आउट ऑफ सिलेबस हैं, हमारे बुक में नहीं है। वो क्या है ना कि जिसको जो बात समझ में आए वही कहेगा, तो क्योंकि फ़िज़िक्स है ही ऐसी चीज़ जो किसी को समझ में ही नहीं आ सकती, तो कौन कहे कि भाई आउट ऑफ है या जो है ना हमारे सिलेबस में नहीं है। तो चलें सबसे पहले एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन में पहला जो क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन अच्छा एक्चुअली हम जो इसकी क्विक रिवीजन है वो लेट इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो रिकॉर्डेड थे वीडियोस थे और उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इस वजह से हम शेयर नहीं कर पाए। हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि किसी वजह से सेटल हो जाएं और शेयर कर सकें जितना जल्द हो सके, लेकिन नहीं हो पाया। हमने ये पूरा रिकॉर्ड किया हुआ था हमारा वीडियो, ये सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके, तो वो नहीं हो पाया, तो फिर से हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन द बॉडी इज इन मोशन डैश ऑलवेज चेंज। देखो बॉडी जब भी मोशन में होती है तो सबसे पहले आपने याद रखना उसका पोजीशन वेक्टर चेंज होगा। वो पोजीशन चेंज करेगी तभी जो है ना वो मोशन में आएगा। अगर पोजीशन अपनी चेंज नहीं करेगी तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, रेस्ट की कंडीशन में। ठीक है, अच्छा man is in a car is moving with velocity 36 किलोमीटर पर आवर, his speed with respect to the car। अच्छा देखो ये क्या है, ये हमसे पूछ रहा है रिलेटिव स्पीड के बारे में। किसके बारे में? रिलेटिव स्पीड के बारे में। देखो इस तरह से अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप लोगों ने कैसे हैंडल करना है। इसमें दो कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है, जब आपको रिलेटिव वेलोसिटी पूछे, आपको रिलेटिव वेलोसिटी पूछे, लेकिन किस हिसाब से पूछे, रिलेटिव वेलोसिटी आपको पूछे और कंडीशन क्या दी हुई हो, दो बॉडीज हैं, अगर क्या है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। मान लो ये V1 एक बॉडी की है जो एक डायरेक्शन में आ रही, दूसरी उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ रही, दूसरी बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही। तो आपने क्या करना है, इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ऐड करनी है। वो क्या करनी है, आपने रिलेटिव वेलोसिटी ऐड करनी है। कंडीशन क्या है, जब डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। चलो ठीक है, अगर दो बॉडीज हैं जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी आपने मालूम करनी हो, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन है। मान लो V1 और V2 जो एक ही डायरेक्शन में, तो आपने क्या करना है, इस कंडीशन में आपने जो रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करने के लिए क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। चलो ऐड नहीं करना, आपने माइनस करना है। क्या करना है, V1 से V2 को माइनस करना है। जी आ रही बात समझ में? चलें जी, जब डायरेक्शन क्या हो, सेम डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन में आपने क्या करना है, माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में आपने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। चले जी, इसमें हमें क्या कह रहा है कि जो कार है और कार में बैठा हुआ बंदा, इनकी हमें रिलेटिव वेलोसिटी बताओ। देखो जिस डायरेक्शन में कार जा रही है उसी डायरेक्शन में बंदा बैठा हुआ है और उसी डायरेक्शन में बंदा जा रहा है, तो इस वजह से जो क्या कहें, डायरेक्शन तो एक ही है, डायरेक्शन क्या है, एक ही है। तो हमने क्या करना है, ये वाली जो है कंडीशन अप्लाई करनी है। तो इसमें क्या है, V1 जो कार की स्पीड है वो 36 है, बंदे की स्पीड वो भी सेम है, तो इस वजह से हम लोग माइनस करेंगे। इनको रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करना है, V1 से V2 को माइनस करेंगे, V1 से क्या करेंगे, V2 को माइनस करेंगे। 36 में से माइनस करोगे 36, दैट मीन्स कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, 0। तो ये है इंपॉर्टेंट कंडीशन। कंडीशन दो है सेम कंडीशन, एक सेम डायरेक्शन वाली है, दूसरी अपोजिट डायरेक्शन वाली। अपोजिट डायरेक्शन में आपने ऐड करनी है एंड सेम डायरेक्शन में आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो ये प्रॉब्लम आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलें जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, व्हेन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस देन। अच्छा टाइम एक्सिस से पैरेलल हो। देखो कंडीशन क्या दी हुई है, वेलोसिटी और टाइम के बीच वाला जो ग्राफ है वो क्या है, पैरेलल है टाइम एक्सिस से। चलें जी, तो देखो जब पैरेलल होता है तो आपने पता है कि कांस्टेंट जो होती है उसका तो कोई ग्रेडियंट बनता ही नहीं है, इस तरह का कोई बनता ही नहीं है ग्रेडियंट। आ रही बात समझ में? पैरेलल जो होता है एक्सिस से उसका ग्रेडियंट तो कोई बनता ही नहीं, इस वजह से एक्सेलेरेशन 0 है। एक्सेलेरेशन तब प्रोड्यूस हो जब चेंज हो, रेट ऑफ चेंज हो, लेकिन इसमें रेट ऑफ चेंज है ही नहीं, तो इस वजह से एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी और एक्सेलेरेशन 0 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। कौन सा लॉ है जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं? ये एक्चुअली फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और इस लॉ में हमें कॉन्सेप्ट किसका दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ मास भी इसी लॉ में हमें दिया हुआ है। आ रही बात समझ में? चलें जी आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमें पीछे हल किया सेकंड क्वेश्चन उसी के मुताबिक ही है। ये क्या कह रहा है, व्हेन टू बॉडीज मूव टुवर्ड्स ईच अदर
with constant speed the distance between them decreases at the rate of 6 meter per second. If they move in the same direction the distance between them increases at the rate of 4 meter per second. Then their speeds are, देखो जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनका रेट जो डिक्रीज हो रहा है वो 6 के हिसाब से, और जब सेम डायरेक्शन में आ रही हैं तो किस रेट से उनका डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। तो इसमें हमने कौन सा वाला फार्मूला अप्लाई करना है, देखो इसमें आपने दोनों कंडीशन अप्लाई करनी है। आपने क्या करना है, सबसे पहले कंडीशन ये है, शॉर्ट कंडीशन में बता रहा हूं, पूरी कंडीशन मैंने सेकंड क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दी। क्या करना है, देखो अगर ऐसे प्रॉब्लम आ जाए और रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से हो तो आपने क्या करना है, झट से एक ट्रिक अप्लाई करनी है। कौन सी ट्रिक, जो भी ऑप्शन दिया है उसमें क्या करो आप पहले जो भी ऑप्शन है उनको ऐड करो, मतलब ऑप्शन में जो भी वैल्यूज दी हुई है उनको ऐड करो। से सपोज मैंने 5 मीटर पर सेकंड को ऐड करता हूं मैं किसके साथ, 1 मीटर पर सेकंड के साथ। इनका जो सम है वो आना चाहिए जो बड़ी वाली स्पीड है उसके बराबर। चलें जी, बड़ी वाली स्पीड किसके बराबर है, 6 मीटर पर सेकंड के बराबर है। चलो जी ये हो गया, कंफर्म हो गया। अब इन दोनों को माइनस करो, चलो जी 4 मीटर पर सेकंड से मैं माइनस करता हूं 1 मीटर पर सेकंड से, ठीक है जी। इसका जो हमें माइनस करेंगे, इसका जो अंश मिलेगा हमें वो 4 मिलेगा। तो जो इसका अंश आएगा किसका, इस कंडीशन का जो अंश आए वो छोटी वाली स्पीड के बराबर होना चाहिए, सम बड़ी वाली स्पीड के बराबर, एंड माइनस या सब्ट्रैक्शन किसके बराबर होनी चाहिए, छोटी वाली स्पीड के बराबर। तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है ऐसा जो ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा है, 5 वाला क्वेश्चन है जिसमें कंडीशन अप्लाई हो रही है। मैंने सम किया बड़ी वाली स्पीड के बराबर आ रहा है, माइनस किया दोनों को छोटी वाली स्पीड के बराबर आ रहा है, तो इस वजह से मैंने ए ऑप्शन ट्रिक किया हुआ है। देखो यहीं पे पूरा सॉल्व किया हुआ है, ये पिछले लेक्चर में हमने जब रिकॉर्ड किया था वो वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन हमने सॉल्यूशन किया था, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई यहीं पर, ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देता क्योंकि शॉर्ट ट्रिक की मैंने बताई हुई है। अगर आपको समझ में ना आए तो अच्छे तरीके से आपको देखना है और अच्छे तरीके से आपको सुनना है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकेंड्स, 2 सेकंड में फ्री फॉलिंग बॉडी कितनी जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगी। चलें जी इसको देखते हैं कैसे होगा जी। ये देखो ऐसे होगा, फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। इसमें इनिशियल वेलोसिटी तो दी नहीं हुई, ठीक है, तो आपने क्या करना है, झट से ये फार्मूला अप्लाई कर, h = 1/2g × t²। आ रही बात समझ में। चलें जी, हाइट आपको मालूम करनी है यानी कि डिस्टेंस मालूम करना है आपने, तो 1/2 फार्मूले का, g की वैल्यू आपने कितनी पुट करनी है, यहाँ पे मान लो आप 10 पुट करो, ठीक है। और टाइम आपको 2 दिया हुआ है, 2 सेकंड है, 2 का स्क्वायर करेंगे आपको 4 मिलेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये हो गया कितनी मरतबा 5, इसको अगर आप करो मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर कौन सा मिलेगा, आंसर मिलेगा आपको 20। तो इसमें जो आंसर दिए हुए हैं, जो इसमें ऑप्शन दिए हुए वो 9.8 जो है वैल्यू ग्रेविटी की उसी हिसाब से दिए, तो इस वजह से आपने क्या करना है 9.8 अगर रखकर आप करेंगे तो आंसर आपका 19.6 आएगा। अगर 10 रखकर आप हल करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। आ रही बात समझ। दैट मीन्स के 9.6 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 20। आ रही बात समझ में। चलें जी, आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इन द स्पेस इज एन एग्जांपल ऑफ, भाई ये फ्लाइट प्रोजेक्टाइल की है, सॉरी फ्लाइट ऑफ ए रॉकेट जो है वो किसकी एग्जांपल है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये तो बहुत सिंपल है, डिस्टेंस जो कवर होता है तो फ्री फॉलिंग बॉडी का स्टार्टिंग रेस्ट से स्टार्ट होने का जो डिस्टेंस वो कैसे मालूम करते हैं, तो बिल्कुल आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी, a = a 1/2 a × t², ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, सीधा सीधा आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये सॉल्यूशन किया हुआ है, इसमें इतनी ज़्यादा जो है ना आपने कंफ्यूजन नहीं करनी और ना ही आपने ज़्यादा इसमें दिमाग को अप्लाई करना है। द फोर्स बियर बाय अ बॉल ऑन विच वाटर स्ट्राइक्स नॉर्मली एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट ए डिस्चार्ज ऑफ 0.0001 मीटर क्यूब पर सेकेंड। चलें जी, तो इसकी सॉल्यूशन जो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ये रहा इसका सॉल्यूशन, पूरे का पूरा सॉल्यूशन है इसका, क्वेश्चन नंबर 9 वाले का ये रहा सॉल्यूशन, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से नोट करना है कैसे मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है। अगर किसी को फिर भी कन्फ्यूजन है तो हमारा क्यूरीज कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर हमें कॉन्टैक्ट करें, आपको एक्सप्लेन अच्छे तरीके से भी किया जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहा है,
हमें कह रहा है कि द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल 30 डिग्री और 60 डिग्री पर क्या होगी। इस पर भी आपने एक कंडीशन अप्लाई करनी है। कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है आपने, इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपने अप्लाई करनी है। भाई कंडीशन हमें क्या कह रही है, जब दो एंगल्स का सम, क्या दो एंगल्स का सम अगर 90 के बराबर है तो समझो दोनों की जो रेंज इक्वल होगी, क्या होगी, रेंज इक्वल होगी। कोई भी दो एंगल्स लो, उसकी रेंज अगर आपको कहे कितने बराबर होगी, इक्वल होगी या नहीं होगी, तो आपने क्या करना है, दोनों एंगल्स को सम करो। अगर सम 90 के बराबर आता है तो आप समझो उनकी रेंज जो है एक दूसरे के बराबर होगी। ठीक है, तो यहां पे एक एंगल हमें दी हुई है 60 डिग्री और दूसरी हमें दी हुई 30 डिग्री। तो 30 और 60 को अगर आप सम करेंगे आपको जवाब आएगा 90 डिग्री। दैट मीन्स के 60 पर और 30 पर जो रेंज होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। दैट मीन्स के इक्वल टू ईच अदर होगी। अच्छा चलें जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द बैलिस्टिक मिसाइल फेल्स इन सम सर्कमस्टेंसेस ऑफ प्रिसीजन। अच्छा, जब प्रिसीजन दैट मीन्स के एक्यूरेट नहीं होता, वो किस वजह से कुछ गड़बड़ होती है, वो गड़बड़ किस वजह से होती है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से होती है। इसको अवॉइड नहीं कर सकते एयर रेजिस्टेंस को, इस वजह से जो कुछ ना कुछ प्रिसीजन में गड़बड़ आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हमें क्या, बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, हाउ मच डिस्टेंस डज इट फॉल ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड सेकंड ऑफ इट्स मोशन। अच्छा, इसमें हमने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। देखो, फर्स्ट सेकंड और सेकंड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, हमें वो पूछ रहा है। अच्छा चलो जी, सबसे पहले S1 को मालूम कर, दैट मीन्स के जो T1 है इंटरवल, उसमें मालूम करते डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, T1 के लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 अंडर ग्रेविटी है मोशन, तो हम लोग इस पर यहां पे रखते हैं हाइट को। चलें जी, G की वैल्यू हम लोग पुट करते 9.8 और टाइम फर्स्ट सेकंड इंटरवल है तो फर्स्ट इंटरवल में फर्स्ट सेकंड है, दैट मीन्स के 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा आपको। ठीक है, चलें जी, ये आपका हो जाएगा कितना, 4.9 हो जाएगा। दैट मीन्स के S1 जो आपको मिला है वो 4.9 मिला है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब मालूम करो S2 को। S2 को अब अगर आप मालूम करोगे तो क्या होगा, सेम फार्मूला अप्लाई करो। S2 दैट मीन्स के H2 को मालूम करो 1/2 G इंटू टी स्क्वायर। G की वैल्यू 9.8 रखो और T की वैल्यू यहां पर क्या रखो, 2 का स्क्वायर करोगे आप 4 मिलेगा आपको। ठीक है जी। अच्छा, ये अगर आप ऐसे करेंगे डिवाइड करो, इसका जवाब आपको मिलेगा क्या, 4.9। 4.9 को अगर 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स कि आपको मिलेगा 19.6। 19.6 से आपने माइनस करना है 4.9 को, किसको, 4.9 को, और जो आपको आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 14 मिलेगा आंसर। 14 पॉइंट समथिंग मिलेगा, लेकिन आपने राउंड अप आउट करके 14 ही लिखना है। तो ऑप्शन आपके राउंड अप किए हुए हैं तो आपने ये ऑप्शन टिक करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, चलें जी, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें, व्हेन द कोलियन बिटवीन टू बॉडीज इज इनएलास्टिक इन नेचर। देखो इनएलास्टिक हमें कह रहा है, देन फॉर द सिस्टम, तो सिस्टम कौन सा है, सिस्टम के लिए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बट मोमेंटम रिमेन कंजर्व। आ रही बात समझ में, जब इनएलास्टिक कोलियन में क्या चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन मोमेंटम दोनों में कंजर्व्ड होती है, इनएलास्टिक एज वेल एज इन इलास्टिक कोलियन। ठीक है, आते हैं 40 नंबर वाला क्वेश्चन। 40 नंबर थोड़ा सा लेंदी था, इस वजह से मैं पहले ही हल करके आया हूं आपके लिए। देखो आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का पूरा सॉल्यूशन, अच्छे तरीके से नोट करो। अगर फिर भी आपको कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं पर स्टेप आपको समझ में ना आया हो, तो हमारा आपको फिर से मैं कह रहा हूं क्विज कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर रब्ता करें हमसे, हम आपको फिर भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताएंगे ये कैसे हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। टेकिंग ऑफ रॉकेट कैन बी एक्सप्लेन बाय टेकिंग ऑफ रॉकेट। देखो, जब रॉकेट को छोड़ते हैं एयर में तो उसको किस हिसाब से एक्सप्लेन किया जाता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से एक्सप्लेन किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, अ गैस फिल्ड बलून। गैस फिल्ड बलून का मतलब ये तो नॉनसेंस एग्जाम्पल हो गया, कैसे हो सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का मैंने भी हल किया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी था, इस वजह से आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इस वजह से मैंने पहले ही हल करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 का पूरे का पूरा सॉल्यूशन। अगर मैं फिर से कह रहा हूँ आपको समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर 17 का। कैसे है,
क्या हुआ, ये एक्चुअली रट्टे वाला एक क्वेश्चन है, आपने नोट किया होगा, इतनी बार प्रैक्टिस की होगी सब लोगों ने कि आपको याद ही हुआ होगा ये ऑप्शन, ठीक है। tan इनवर्स 4 जहाँ पे रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल होते हैं, और एंगल अगर स्पेसिफिक आपसे पूछे तो आप कहेंगे 76, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही सिंपल है, बच्चे कुछ कह रहे थे इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं, आपने कीवर्ड समझना है, कीवर्ड क्या कह रहा है हमें। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में कीवर्ड है वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगी, है ना। तो एपरेंट वेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, mg मीन्स mg प्लस ma करते हैं, इसमें ये वाली कंडीशन तो जीरो होगी, जीरो इस वजह से क्योंकि एक्सेलरेशन तो जीरो है, ठीक है। तो इस वजह से जो एपरेंट वेट है वो इक्वल होगा मेन जो बंदा है उसके एक्चुअल वेट के ही बराबर होगा, ठीक है। आई होप ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड when it is at the height of 156.8 meter above the ground. A stone is dropped. How long does the stone take to reach the ground? अच्छा ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको थोड़ा कंफ्यूज तो लग रहा है लेकिन इतना कंफ्यूज नहीं जितना आप लोग कह रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें सिंपल यूनिफॉर्म मोशन वाली जो इक्वेशन है वो आपने अप्लाई करनी। कौन सी है, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी अप्लाई करना है। इसमें आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, इसमें आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, आपने टाइम मालूम करना। डिस्टेंस और वेलोसिटी दी हुई है, आपने टाइम मालूम करना। सिंपल है, डिस्टेंस को डिवाइड करो वेलोसिटी से, आपको टाइम मिल जाएगा। डिस्टेंस यहाँ पे कितना मेंशन किया हुआ है इन्होंने, 156.8 156.8 डिवाइडेड बाय 19.6। अगर ये आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा जो 8 सेकंड मिलेगा। कितना मिलेगा आपको, 8। दैट मीन्स कि आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ कौन सा वाला, बी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या कह रहा है, अ बॉल थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर विथ वेलोसिटी u, दैट मीन्स कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। हाउ फार ऑफ इट हिट द ग्राउंड विथ व्हाट वेलोसिटी, हमें फाइनल वेलोसिटी बताओ। सीधा सीधा आपने क्या करना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है। कौन सी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने अप्लाई करनी है। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। देखो इसमें इनिशियल वेलोसिटी अगर शुरू से है तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, दैट मीन्स रेस्ट स्टार्ट हुआ है तो इस वजह से इनिशियल वेलोसिटी तो हो गई 0। अब कंडीशन क्या बची, कंडीशन ये बची 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर। आ रही बात समझ में, चलें जी। आपने vf स्क्वायर मालूम करना है, इसके लिए आपने क्या करना, vf स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, रेडिकल हो जाएगा। आइए अब जो फार्मूला है इसमें वैल्यूज पुट कीजिए। 2 आपका फार्मूले का, g की वैल्यू रखो 10 और हाइट भी 10 दी हुई है तो ये हो जाएगा आपका 200। 200 का जो रेडिकल करेंगे आपको क्या मिलेगा, 14.14 आपको मिलेगा। आ रही बात समझ में, तो ये अच्छे तरीके से आपने नोट करना है, ठीक है। तो इस वजह से हमसे एक गड़बड़ हो गई, यहीं पर ऑप्शन हमने 20, 19 और 13 दिया हुआ है और इसमें कोई भी ऑप्शन 14.14 नहीं है, इस वजह से ये आप लोगों का ग्रेस था, ठीक है। और करेक्ट ऑप्शन है आपका 14.14। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका कौन सा है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्टल फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, देखो पीछे मैंने tan इनवर्स के हिसाब से पूछा है, यहाँ पर मैंने स्पेसिफिक एंगल पूछी हुई है, तो इस वजह से आपका ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मेन हमारा मोटिव था इस टेस्ट को समझाने का वो 22 पर ही रिलाई करता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई मतलब आए हुए हैं आपके लिए, बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्या कह रहा है, अ कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है। क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा, लेकिन हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने क्या कह रहा है कि टाइम कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द टाइम टेकन टू ओवरटेक द कार। देखो ऐसे प्रॉब्लम आए जहीं पर आपको कौन सा वर्ड नजर आए, ओवरटेक वाला अगर आपको वर्ड नजर आए तो आपने ओवरटेक वाले प्रॉब्लम में आपको 3 चीजें पूछी जा सकती हैं, एक आपको डिस्टेंस, दूसरा टाइम एंड तीसरा वेलोसिटी पूछी जाएगी, फाइनल वेलोसिटी वो भी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आइए मैं बताता हूं आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में। चलें जी, देखो क्या करना है। सबसे पहले अगर ओवरटेक वाला प्रॉब्लम आए, इसमें आपसे पूछे कि डिस्टेंस क्या होगा, तो सिंपल है, डिस्टेंस के लिए आपने क्या करना है, 2v अपन में a वाला फार्मूला अप्लाई करना है। क्या करना है, 2v अपन में a, ओके। और जो है, अच्छा ये आपने फार्मूला अप्लाई करना है।
अच्छा, डिस्टेंस के लिए आपने क्या फार्मूला अप्लाई करना है, 2v² अपान में a, और अगर टाइम आपको पूछे तो आपने क्या करना है, 2v अपान में a फार्मूला अप्लाई करना है, और अगर आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछे तो आपने क्या फार्मूला अप्लाई करना है, जो भी वेलोसिटी दी हुई है उसका आपने करना है डबल। चलें जी, हो गया। आइए फार्मूला अप्लाई करते हैं टाइम वाला। हमसे टाइम पूछ रहा है तो फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। 2 फार्मूले का, वेलोसिटी कितनी दी हुई है यहां पर 10, एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2 हो गया कैंसल, और टाइम आपको क्या मिलेगा 10। टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड्स। आई होप ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है ये वाला, ठीक है। और ऐसे प्रॉब्लम सिंथेटिक्स बुक है उसकी एक्सरसाइज में है प्रॉब्लम, और प्रैक्टिस के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी वहीं पर सॉल्व किए हुए हैं। आप अच्छे तरीके से अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहीं पर कर सकते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। और फार्मूला ये बिल्कुल अप्लाई करें, वहीं पर लेंदी फार्मूला अप्लाई करके हल किया हुआ है, लेकिन मैंने आपको आसानी कर दी है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वाज स्टेटेड बाय व्हिच साइंटिस्ट। भाई ये तो क्या बताऊं, ऐसा हलवा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन अपॉन ए बॉडी, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ बॉडी, ये तो सिंपल वेट की डेफिनेशन है। द बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंजेस इट्स, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चेंज होगी तो जाहिर सी बात है ओरिजिनल जो पोजीशन है उससे डिस्प्लेसमेंट तो चेंज होगी, ठीक। इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज, एवरेज वेलोसिटीज ऑफ ए बॉडी जीरो। इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी बॉडी की जब जीरो हो जाए तो क्या होता है, एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। ये अच्छे तरीके से आपने कंडीशन याद करनी है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसको डिफाइन करता है, फोर्स को डिफाइन करता है, और कॉन्सेप्ट किसकी दी है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने, मास की कॉन्सेप्ट दी हुई। व्हेन ए हॉर्स पुल्स अ कार्ट, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, बहुत पुराना है क्वेश्चन, और कई मर्तबा ऐसे घुमा फिरा के इन्होंने जो पास्ट पेपर्स हैं वहीं पर पूछा हुआ है। देखो ये एक्चुअल क्वेश्चन पता है कहाँ, इसकी रूट्स कहाँ पर है, रूट्स हैं जो पुराना है मैट्रिक क्लास का फिजिक्स का बुक, वहीं पर है इसकी रूट्स। बाकायदा फोर्स एंड मोशन वाला जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज में ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, वहीं से उठाया हुआ है ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपने इस सीधा सीधा ऑप्शन ये रट लेना है। इस क्वेश्चन में कहीं से भी और कभी भी मॉडिफिकेशन नहीं हुई है, एक वर्ड भी चेंज नहीं किया है, जैसा है क्वेश्चन वैसा ही वैसा रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। और ऑप्शन भी सेम ही रहा है, द ग्राउंड ऑन द हॉर्स वाला ये ऑप्शन रहा है, ठीक है। जो फोर्स एक्सर्ट करता है हॉर्स का ग्राउंड पर, सॉरी ग्राउंड एक्सर्ट करता है जो फोर्स हॉर्स पर, इस वजह से वो आगे चल पाता है। अच्छा ये कह रहा है इमरान ट्रेवल करता है ऐसे और हमें एवरेज स्पीड बताओ। जब भी ऐसे हो और डिस्टेंस जहीं पर एक कंडीशन दी हुई हो, 2 पॉइंट्स के दरमियान वाला डिस्टेंस हो, तो आपने क्या करना है, आपने डिस्टेंस चेंज ना हो, मिसाल तो क्या हो, एक ये हो, पॉइंट 2 फिक्स्ड हो, यहीं पर अगर आपसे पूछ रहा है हमें इसके दरमियान जो है एवरेज स्पीड इसकी क्या होगी, तो एवरेज स्पीड के लिए आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, कौन सा वाला, ये जो लिखा हुआ फार्मूला 2v1 v2 अपन में v1 प्लस v2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कोलियन बिटवीन द टू बॉडीज मे बी इलास्टिक ऑफ बॉडीज आर, देखो ये क्वेश्चन आप बच्चा लोग कुछ कह रहे थे, ये हमें समझ में नहीं आया, ये एक्स्ट्रा है, आपने गलती की है, हमने गलती नहीं की है, आपने समझने में गलती की है इसको, ठीक है। कैसे, देखो हमें भी यही लगता था कि जो बॉडी ज्यादा लचक रखती है वो इलास्टिक ज्यादा है, लेकिन ये आपकी गलत फहमी है। नहीं, मान लो मैं कह रहा हूं ये क्या है, ज्यादा लचकदार है, तो इसमें क्या है, इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। क्यों गलत बात है, देखो अगर मैं कहूं ये इनइलास्टिक है, ये इनइलास्टिक है, क्या है ये इनइलास्टिक है, और इसमें तो लचक बिल्कुल है ही नहीं, तो ये सबसे ज्यादा इलास्टिक तो ये है। फिजिक्स कहती है जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से चेंज ही ना हो, क्या, जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से रिमूव ही जिसको ना किया जा सके, वो बॉडी सबसे इलास्टिक होती है, सबसे इलास्टिक हो। तो सॉलिड एंड हार्ड बॉडी की सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी होती है। आ रही बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस पर कोई भी आर्ग्यूमेंट और कोई भी मजीद क्वेश्चन नहीं होगा इस सवाल पर, अच्छे तरीके से समझना है और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये आया क्वेश्चन, इस पर तो मैं जानबूझकर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, क्योंकि बच्चा लोगों का इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है यार। ये क्वेश्चन आप लोग इतना इस पर बहस कर रहे हो, हमें ये कह रहे हो कि ये क्वेश्चन की एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए हमें, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों ने कैसे तैयारी की है एमडी केट की। व्हेन द कार टेक्स टर्न अराउंड कर्व
रोड द पैसेंजर्स फील से फोर्स एक्टिंग ऑन देम इन ए डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व, इट इज ड्यू टू, ये किस वजह से, इनर्शिया की वजह से होता है। आपने क्या, कोई कह रहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, कोई कह रहा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, कोई कह रहा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ है? अच्छा आगे बढ़ते हैं। द बॉडी, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन मैं पीछे एक्सप्लेन करके आया हूं। यहां पर हमने जी की वैल्यू 10 रखी हुई है, पीछे जो हमने क्वेश्चन हल किया है वहीं पर 9.8 वाले ऑप्शन के हिसाब से हल किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट मैक्सिमम हाइट ऑन ए ट्रेजेक्टरी विच ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स जीरो, प्रोजेक्टाइल की कौन सी चीज है जो जीरो हो जाती है? तो जाहिर सी बात है वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है प्रोजेक्टाइल मोशन में। क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का वो सेम ही रहता है, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है मैक्सिमम हाइट पर वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। आ रही बात समझ में? चलें आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटी ऑफ मोशन, ये सिंपल डेफिनेशन है किसकी, मोमेंटम की। क्वांटिटी ऑफ मोशन को क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ इम्पल्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ इम्पल्स उसको क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन कौन सा होगा, 35, दैट मीन्स के 36 वाला क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन किसको है, सॉरी सेम डायरेक्शन किसको है? तो जाहिर सी बात है फोर्स और एक्सेलरेशन। क्या है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जाती है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है। ये आप सब लोगों को पता है अच्छे तरीके से, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपको क्लियर होंगे। ठीक है, क्रीम गेट्स सेपरेटेड आउट ऑफ मिल्क व्हेन इट्स चर्न, इट इज ड्यू टू, वो किस वजह से, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। आप सभी लोगों को पता है सेंट्रीफ्यूज या सेंट्रीफ्यूगल की माने क्या है, चर्निंग ऑफ मिल्क। क्या है, चर्निंग ऑफ मिल्क है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फोर्स कैन डू नो वर्क ऑन द पार्टिकल्स ऑन विच इट एक्ट्स, जाहिर सी बात है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो काम करता ही नहीं है, किसी भी पार्टिकल पर अगर एक्ट करे तो वो काम नहीं करता है। ठीक है, वर्क डन जीरो होता है। अच्छा ये क्वेश्चन, इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ये सीधी सीधी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये डायमेंशन पूछा हुआ, अगर आप लोग कहें तो मैं इसके पर डिटेल आपको लेक्चर दूं। ठीक है, अच्छा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन टेकिंग 10 kg मास एट हाइट 1 मीटर हाइट पर, ये अच्छे तरीके से आपने पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला अप्लाई करना है, आपको मिल जाएगा कि वर्क डन कितना, mgh वाला फार्मूला। मास आपको 10 दी हुई है, जी की वैल्यू आपने क्या करना 9.8 पुट करनी है, हाइट आपको 1 मीटर दी हुई है, ये होगा 98। आ रही बात समझ में? हो गया हाल? ठीक है, मिल गया आपको। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन है 43 वाला, ये मेरे पास अलग से एक्सप्लेनेशन पड़ी हुई है। पता ये मेरा कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं था कि मैं आप लोगों को दूं क्वेश्चन, लेकिन मैं क्या करूं, ये पास पेपर से मिल गए, मैंने वहीं से उठाया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको अलग तरीके से एक इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी की पूरी दी हुई है। ये सीधा सीधी जो है ना ग्रेविटी सॉरी डेंसिटी का फार्मूला आपसे पूछ रहा है, किसका, डेंसिटी का फार्मूला पूछ रहा है। ये चैप्टर 6 की एक्सप्लेनेशन है, लेकिन गलती से कई मरतबा उन्होंने क्या है पास्ट पेपर्स में दी हुई है। हॉरिजॉन्टल रेंज कहां पर मैक्सिमम होती है, 45 डिग्री सेल्सियस पर, और हाफ कहां पर होती है, 15 डिग्री सेल्सियस पर, और बड़ी एंगल आपसे पूछें तो 75 पर। ठीक है, और अगर आपसे पूछे जाए मिसाइल जो हैं वो लॉन्च किए जाते हैं कौन सी एंगल पर, वहीं पर 15 भी होता है ऑप्शन, 75 भी होता है। तो आपने क्या मार्क करना है, 75 वाला ऑप्शन मार्क करना है, क्योंकि मिसाइल जो होते हैं हमेशा ज्यादा देर तक एयर में रहने के लिए उनको मैक्सिमम हाइट तक ले जाना पड़ता है। तो इस वजह से जितनी एंगल ज्यादा होगी वो एंगल मिसाइल लॉन्च के लिए उतनी ही ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टॉप ऑफ टावर, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकंड, देन हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर हमने मालूम करनी, सीधा सीधा आपने जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो अप्लाई करनी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने अप्लाई करनी। आइए देखते हैं कैसे हल होता है ये। 1/2 g इंटू टी स्क्वायर, ये हाइट का फार्मूला, 1/2 फार्मूला, और g की वैल्यू आप 9.8 रखो। t हमें 5 सेकंड दिया हुआ, 5 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 25 को आपने क्या करना है 4.9 से आपने मल्टीप्लाई करना है। 4.9 से आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 22.5 आंसर मिलेगा। आ रही बात समझ में? आप आई होप ये तो बहुत ही ईजी है, इसमें कोई भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन या कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स 20 मीटर इन 5 सेकंड। तो हमें पूछ रहा है कि जो ग्रेडियंट है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या होगा। तो ग्रेडियंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो सीधी सीधी बात है, हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है। क्या करना है, आपने डिस्टेंस जो कवर किया है पार्टिकल के उसको आपने डिवाइड करना किसके साथ, टाइम के साथ। आ जाइए,
तो 20 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा 100। 100 आएगा? नहीं नहीं, नॉनसेंस। आएगा कितना आंसर? 4 आएगा। चलें, ये हो गया। A body of mass 5 kg is moving in a circle of radius 1 meter with an angular velocity of 2 radian per second. The centripetal force, सेंट्रीपिटल फोर्स, फंस गए आप लोग। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स पूछ रहा है, ये रेडियन दिए हुए हैं, मास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, वो दिया हुआ है। तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होता है। सिंपल है, इसका फार्मूला एक और भी है। ये अलग बात है कि एक फार्मूला नहीं होता, वो कई फार्मूले होते हैं एक ही क्वांटिटी के, ठीक है। तो फोर्स का फार्मूला एक ये भी है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला, ठीक है। तो चलो जी वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर। मास आपको कितनी दी हुई? 5 kg, रेडियस 1 मीटर, ओमेगा कितना दिया हुआ है आपको? 2 का स्क्वायर अगर करेंगे आपको मिलेगा 4। 5 × 1 × 4 आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 20 न्यूटन। हल हो गया, क्लियर? आ रही बात समझ में? ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट आर इक्वल टू दैट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर? एंगुलर मोमेंटम के बराबर है। आ रही बात समझ में? ये आपकी बुक की है लाइन है। अच्छा, अ बॉडी ए एंड अ लाइट बॉडी ए एंड हैवी बॉडी बी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, ट्रांसलेशन देन तो क्या होगा? तो यही होगा कि बी है वो लार्जर मोमेंटम है देन ए, क्योंकि मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके साथ है? जब काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो बॉडीज की तो मोमेंटम किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन रखती है? मास के साथ। जिसकी मास ज्यादा होगी उसमें जाहिर सी बात है मोमेंटम भी ज्यादा होगी। इफ वेलोसिटी इज डबल, अगर वेलोसिटी को डबल करेंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, आपको पता है मोमेंटम तो डायरेक्ट रिलेशनशिप रखती है किसके साथ? मास के साथ। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो वेलोसिटी के साथ कौन सा रिलेशनशिप रखती है? सॉरी, मोमेंटम जो है वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन रिलेशनशिप रखती है, और काइनेटिक एनर्जी है वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ रिलेशनशिप रखती है। तो अगर डबल करेंगे दैट मीन्स के वेलोसिटी ये 4 टाइम होगी और मोमेंटम 2 टाइम इंक्रीज होगी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। मोमेंटम इंक्रीज होगी 2 टाइम्स एंड काइनेटिक एनर्जी होगी 4 टाइम्स। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। बच्चा लोग, कोई भी हम लोग टेस्ट अगर आप लोगों को दे रहे हैं, जाहिर सी बात है कुछ तो हमें तजुर्बा है, हमारी पीटीएस टीम को कितने सालों से काम कर रही है, कुछ तो हमने गेन किया इन 2-3 सालों में जो हम लोग आपको ऐसे क्वेश्चंस दे रहे हैं। देखो, आप बुरा ना मानो और ना ही नाराज हो। जो भी क्वेश्चंस दे रहे हैं आप लोगों को, आप अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करो, अच्छे तरीके से क्वेश्चन की साइकी को समझो। देखो, बच्चा कामयाब वो होता है जो हर प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन निकालता है। आप वो बच्चे रह जाते हैं जो सॉल्यूशन पड़ा हुआ हो फिर भी उसके लिए प्रॉब्लम ही ढूंढ रहे हो। अरे बस, ऐसे बच्चे कामयाब नहीं होते। तो आपने क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं आप एक बार सोच कर तो देखें, अगर आपको ये प्रॉब्लम पीएमडीसी की टेस्ट के दौरान फेस करने होंगे तो आप लोग कैसे हैंडल कर पाओगे। इसीलिए हम आपको अभी से ट्रेंड कर रहे हैं। बात को समझो, हम लोग क्या कहने जा रहे हैं आप लोगों को। तो आई होप अगली बार ऐसा नहीं होगा। आप पूरी तरीके से टेस्ट को समझेंगे, पूरे तरीके से टेस्ट को अच्छे तरीके से हल करेंगे, और इसके बाद अगर कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट है, ऐसा क्वेश्चन है जो फिर भी आपको समझ में ना आ रहा हो, ऐसा लग रहा है आपको ये आउट ऑफ है और हमारे सिलेबस से बिल्कुल इररिलेवेंट है और ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए, फिर आप हमसे आर्ग्यू कर सकते हैं, हमसे पूछें, हम आपको बिल्कुल आपको रिप्लाई करेंगे। आप जो भी क्वेश्चन अभी भी दे रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, हम आपको उसी क्वेश्चन पर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, उसी क्वेश्चन पर आपको क्लियर कर रहे हैं। भाई हमें क्वेश्चन दिया है, हमने ऐसे दिया, क्यों दिया, सारा कुछ आपके सारे सवाल हम लोग हल कर रहे हैं। देखो, हमारे पास भी हजारों काम है, हम ये काम अपने साइड पर रखकर आप लोगों के लिए इतना वक्त लेकर ये जो दे रहे हैं, कुछ हम ये कह नहीं रहे हम पर आप लोग तरस करें, लेकिन थोड़े सा आप जो है ना इंटरनली तौर पर आप अपने लिए और हमारे लिए कुछ सोच कर देखें कि क्या हो रहा है हमारे साथ और क्या हम लोग कर रहे हैं। ठीक है जी, अगर अपनी दिल पर हाथ रखकर आप एक बार सोच लेंगे, आई होप आप फिर कभी भी ये नहीं कहेंगे ये जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ हैं, हमारे सिलेबस से बिल्कुल रिलेवेंट हैं, आपने ऐसे क्वेश्चन क्यों दिए हैं। ये मुझे नहीं लगता। हमारा भी ये तजुर्बा है इसमें, क्योंकि जब हमने पढ़ा था, जब हम थे, तब हम भी यही कहा करते थे। फिर जब पीएमसी की टेस्ट हुई तब हमें पता चल गया, और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तब ये पता चला कि जो हम जिस बुक पर, जिस चीज पर हम रिलाई कर रहे हैं, उस पर हमें नहीं रिलाई करना।
हमने पीएमडीसी के सिलेबस की जहां तक सर्कमटेंसेस, जहां तक इसके पैरामीटर्स हैं, वहीं तक हमने पहुंचना है। वहीं से पहुंचकर हमने देखना है कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। आई होप अगली बार ऐसा नहीं होगा, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, कोई बच्चा हमसे ये नहीं कहेगा कि ये सिलेबस से आउट ऑफ हैं, ये इररिलेवेंट है क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। कुछ क्विक रिवीजन के लेक्चर्स होंगे, कुछ क्विक रिवीजन टेस्ट सीरीज की एक्सप्लेनेशन होगी। जो भी होगा देखा जाएगा। तब तक के लिए ओके बाय।